नमस्कार, मेरा नाम अनिल सक्करवाल और कक्षा 12 के सिलेबस के डे 114 114 में हैं हम, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहे हैं। एसी अल्टरनेटिंग करंट हमारा चैप्टर चल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें हमने उसके प्रत्यावर्ती धारा के आरएमएस मान और एवरेज मान इन दोनों के बारे में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। यदि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है प्रत्यावर्ती धारा, उसे प्रतिरोध पर आरोपित किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, वोल्टेज करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। यदि उसे इंडक्टर पे, प्रेरण कुंडली पे आरोपित किया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है, और यदि उसे कैपेसिटर पर, संधारित्र पर आरोपित किया जाए तो इन तीन बातों को हम कंटिन्यू बात करेंगे। तो पहले आर के बारे में यानी रेजिस्टर के बारे में, एल के बारे में फिर यानी इंडक्टर के बारे में, और फिर सी के बारे में यानी कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, और फिर तीनों को कॉम्बिनेशन करेंगे जिसे कहेंगे LCR सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो अब पहले बात करते हैं कि शुद्ध प्रतिरोध पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता, जैसे आपको हेडिंग दिखाई दे रही है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू ए प्योर रेजिस्टर। प्योर रेजिस्टर का मतलब ये है कि सर्किट में केवल रेजिस्टर लगा हुआ है, उसके अलावा और कोई अन्य एपरेटस उसके अंदर नहीं लगे हैं कोई। तो क्या इफेक्ट रहेगा, वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, कैसे इनके ग्राफ आएंगे। दो चीजें इसमें पूछी जाती है, एक तो रिलेशन और दूसरा इनमें कर्व जरूर पूछा जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सारे ही पार्ट जो इनके सबके रिजल्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है भैया। पहले भी हमने दो टॉपिक किए, उनमें भी IRMS को हमने निकाला था, I0/√2 होता है, और आई एवरेज भी हमने निकाला था, 2I0/π होता है। तो दोनों ही बातों में क्या है, रिजल्ट हमारे काम आते हैं, जहां डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। दो तीन टॉपिक और पढ़ेंगे, उसके बाद में बीच में हम एक न्यूमेरिकल क्लास करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से शुरू में मैंने बताया था जैसा कि 100% जो राजस्थान बोर्ड में एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है, दो भी पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन में 3 नंबर का एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डेरिवेशन पोर्शन जिसमें आता है। तो इनके जो रिजल्ट्स है सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इनके, जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं। साथ साथ हम बात करते रहेंगे कैसे क्वेश्चन है। अब पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर प्रतिरोध लगाया गया है तो ये कोई सर्किट है जिसमें रेजिस्टर R लगा दिया और इस पे AC वोल्टेज अप्लाई किया गया। AC वोल्टेज का सिंबल है ये। वोल्टेज जो है वो आप V और E की फॉर्म में ले सकते हैं। कुछ बुक्स में इसको E की फॉर्म में शो किया जाता है, कुछ में V की फॉर्म में, आप किसी में भी ले लें, कोई इशू नहीं है उसका। V = V0 sin ωt, ये है इक्वेशन AC वोल्टेज की। तो अपने पास हमें पता है कि R पर आरोपित वोल्टता का समीकरण क्या है, अप्लाइड वोल्टेज एट रजिस्टर, वो है V = V0 sin ωt, ये है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें वोल्टेज और करंट में रिलेशन बताना है। तो हमें सभी में क्या होगा, हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन तो ये लेकर चलेंगे हमेशा हम, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हमें करंट की इक्वेशन प्राप्त करनी है। करंट की इक्वेशन प्राप्त करने के लिए आपको जो युक्ति, जो डिवाइस लगी है इसके अंदर, रेजिस्टर लगा है, तो रेजिस्टर से संबंधित हमें देखना पड़ेगा कि क्या फॉर्मूला करंट से रिलेटेड होता है। तो सबसे सिंपल ओम्स लॉ हम यूज कर सकते हैं। बाय ओम्स लॉ वी नो दैट बाय ओम्स लॉ V = IR and I = V/R। V/R, तो V की जगह वैल्यू पुट कर दे, V0 sin ωt, V0 sin ωt/R। अब देखो V0 क्या है, यहाँ V क्या है, किसी टाइम t पर वोल्टेज है सर्किट में। V0 क्या है, इसका पीक वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है, शिखर मान है वोल्टता का। तो वोल्टेज में R का डिवाइड करते हैं तो V/R क्या होता है, I होता है। तो मैक्सिमम वोल्टेज में R का डिवाइड करेंगे तो करंट भी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो यहां से एक बात ये आप ध्यान रखें कि ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, I0 के इक्वल है। I0 इज ए पीक करंट, I = we can write as I = I0 sin ωt। अब हम इसमें कंपैरिजन, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसके अंदर 2 लाइन में सोल्व हो गया ये। बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशन दिखाई दे रहा है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन हमें कर सकते हैं इजी वे में, क्योंकि ये वोल्टेज की इक्वेशन है V = और ये करंट की इक्वेशन है।
इधर वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, इधर करंट का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, इधर साइन आ रहा है, इधर साइन आ रहा है। तो हम इनके फेज डिफरेंस का भी बात कर सकते हैं कि फेज डिफरेंस कितना होगा, इनमें कलांतर कितना होगा। तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहली बात तो आई नोट क्या है, यहाँ आई नोट इज इक्वल टू वी नोट अपॉन आर को हमने लिखा है, जो क्या है, जो करंट का शिखर मान है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, धारा का शिखर मान है। अब आपको शिखर वोल्टता देकर धारा पूछ ले तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी जाएगी, उसे डिवाइड कर दे और सोल्व करना है। अब यहां से क्या दिखाई दे रहा है कि वोल्टेज के लिए जो कलांतर है कैसे देखेंगे, कलांतर का मतलब है डिफरेंस बिटवीन एंगल। तो इसका जो एंगल है दैट इज ओमेगा टी, इसका जो एंगल है वो भी ओमेगा टी है। यहां से देखिए क्वेश्चन सेकंड से, तो दोनों का क्या कर लो, एंगल का डिफरेंस ले लो, फेज डिफरेंस, कला का डिफरेंस ले लो, तो वही इसमें कलांतर होगा। तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है, इसके लिए भी एंगल ओमेगा टी है, इसके लिए भी ओमेगा टी है। इसका मतलब यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में अगर रेजिस्टर को जोड़ा जाता है तो उसके लिए वोल्टता और धारा दोनों एक ही कला में होते हैं। रिलेशन पूछे तो दोनों एक ही कला में है, और फेज डिफरेंस पूछे तो क्या आ जाएगा, फाई की जो वैल्यू है वो, ये भी ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी, डिफरेंस ले लो, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कलांतर 0 होगा। तो यहां से आपको एक रिजल्ट है जिसको हम दो तरीके से लिख देंगे, क्या है कि एक व समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या दिखाई दे रहा है कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर एवं धारा एक ही कला में होते हैं, अतः कलांतर फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। तो कलांतर पूछे तो जरूर आपको ध्यान रखना है कि दोनों वोल्टेज और करंट, इसके लिए हम एलसीआर जब पढ़ेंगे तो इनके सारे रिजल्ट्स हमें पता होने चाहिए, तभी हम उसको सोल्व कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए आप, कलांतर जब इसमें 0 होता है, और दूसरी बात 0 क्यों होता है, क्योंकि वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होती है, यानी उनके जो एंगल है वो सेम रहते हैं, उनके लिए फेज जो है वो सेम रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है। अब इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनमें ग्राफ और पूछे जाते हैं कि आप इसके लिए वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ इसके दो तरह के होते हैं, भी ध्यान रखें आप, एक होता है टाइम ग्राफ, एक होता है फेजर ग्राफ। फेजर फेज से बना है, यानी कला से बना है, उसको कला ग्राफ भी कहते हैं, फेजर को घूर्णी सदिश भी कहते हैं, और दूसरा ग्राफ है समय ग्राफ। दोनों की हम बात कर लेते हैं क्या है। ये हम समय ग्राफ बना रहे हैं, इधर हम क्या ले रहे हैं, टी है, इधर वोल्टेज के लिए ले रहे हैं तो वोल्टेज भी आ जाएगा, करंट के लिए ले रहे हैं तो करंट भी आ जाएगा, दोनों बातें करते हैं हम। अब इसमें देखें, वोल्टेज की इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी है, इसका कर्व हम पहले बना चुके हैं पिछले चैप्टर में, उसी को ले रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इसका वोल्टेज का ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। ये किसको शो करता है, किस इक्वेशन के लिए आया ये, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से देखें तो ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा, जब वो 90 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी नॉट। तो इसका जो शिखर मान है वो हमें पता है, जैसा कि वो क्या है, वी नॉट ये है, और इसका जो न्यूनतम मान है, नेगेटिव वैल्यू अगर कहें तो वो ये है, माइनस वी नॉट है, ये इसकी 0 लाइन है। अब देखो करंट की जो इक्वेशन है वो भी ऐसी है, लेकिन करंट की शिखर मान कैसे आएगा, वोल्टेज में R का हमने डिवाइड किया है, V अपॉन R किया है, तब इसके अंदर क्या आया है, करंट की वैल्यू आई है। तो वोल्टेज में R का डिवाइड करने से वैल्यू कुछ कम हो जाती है, इसका मतलब इसका जो शिखर धारा है वो वोल्टेज से, शिखर वोल्टेज से थोड़ा कम होगी, तो लेकिन कर्व इसका एक साथ ही आएगा भी। यहाँ जब जिनके लिए इसके लिए जब 0 वैल्यू है तो वो यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, करंट की वैल्यू भी 0 होगी जब वोल्टेज की वैल्यू 0 है। यहाँ T/4 है ये, तो यहां पर जब अधिकतम है इसका मान, मैक्सिमम है, तो करंट का भी यही मैक्सिमम होगा। यहां जब ये T/2 है, इस पे 0 है, तो करंट का भी 0 होगा।
या 3T/4 है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये न्यूनतम है तो करंट का भी न्यूनतम होगा। इसका मतलब करंट और वोल्टेज एक साथ चल रहे हैं तभी तो फेज डिफरेंस 0 है, लेकिन पीक वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू, वो दोनों की अलग अलग हो सकती है। इसलिए इसका जो कर्व बनाना है अपने को डॉटेड लाइन से शो कर देंगे अपने इसको, जैसा नॉर्मली यूज किया जाता है इस तरह से। लेकिन ये डॉटेड लाइन भी क्या दिखाई दे रही है कि जब ये 0 था वोल्टेज, वहां पर करंट भी 0 है। T/4 पर ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है। T/2 पर दोनों क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। इसी तरह यहां पर भी क्या है, ये न्यूनतम हो रहे हैं, फिर ये दोनों एक साथ 0 हो रहे हैं। इसको कहते हैं समय ग्राफ। भी ध्यान रखें, ये अलग से एक टॉपिक भी दे रखा है ये एनसीईआरटी में भी कि फेजर ग्राफ क्या है। तो अभी दूसरा जो ग्राफ बनाएंगे वो फेजर ग्राफ, ये उसमें हम डिस्कस भी कर लेंगे साथ ही कि फेजर ग्राफ या घूर्णी सदिश भी कहते हैं। ये दो देखो किसके साथ दिया हमने, टाइम की फॉर्म में लिए हैं कि कैपिटल टी जो है वो एक चक्कर का समय हो गया, उसका T/4 पार्ट है तो क्या कंडीशन होगी, T/2 है तो क्या कंडीशन होगी, 3T/4 है तो क्या कंडीशन होगी, और कैपिटल टी कंप्लीट एक साइकिल हो जाता है तो क्या कंडीशन होगी। फेजर में क्या होता है, फेजर में एंगल से चलते हैं हम, कोण से चलते हैं। तो जैसे ये हमने बना लिया कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 0 है। अब देखें कि इसके लिए वोल्टेज के लिए एंगल कितना है, ओमेगा टी है। तो वोल्टेज जो है वो यहां पर है, इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है इसका, ओमेगा टी बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखें तो ये इसका शिखर मान हो गया V0। तो किसी समय पर ये इंस्टेंट वैल्यू देती है हमें, तात्क्षणिक मान, किसी क्षण पर वोल्टेज और करंट की जो मान है, एक्चुअल मान, वो हमें बताती है। दूसरा, अगर अब देखें करंट का, देखें तो करंट के लिए भी क्या है इक्वेशन, यही है कि I = I0 sin ओमेगा टी। इसके लिए भी ये इक्वेशन है। तो इसके लिए भी एंगल क्या रहेगा, ओमेगा टी रहेगा, यानी करंट की जो वैल्यू है वो भी इसी एंगल पे होगी। लेकिन इसका ये पीक वैल्यू ज्यादा है, करंट का पीक वैल्यू थोड़ा कम हो सकता है, इसीलिए हम इस पीक वैल्यू को यहां तक शो कर सकते हैं। ये क्या है, ये I0 को शो कर रहा है, ये I0। इसे कहते हैं फेजर ग्राफ। ये आप जरूर ध्यान रखें, क्वेश्चन में कह देते हैं फेजर ग्राफ बनाओ, तो कंफ्यूज नहीं होना, यही फेजर ग्राफ है, कला ग्राफ इसे कहते हैं। इसको दूसरा नाम जो है वो है कला ग्राफ। दूसरा, इसको घूर्णी सदिश भी कहते हैं, भी ध्यान रखें, घूर्णी सदिश लिख लें आप ये बात भी कि इसे घूर्णी सदिश, ये पूछे कि घूर्णी सदिश या फेजर्स भी बोल देते हैं। फेजर्स क्या है, तो फेजर्स क्या है, फेजर्स एक ये डायरेक्शन बता रही है, देखो कितने एंगल पर है। इसका मतलब ये क्या है, एक सदिश राशि है जो मूल बिंदु से, ओरिजिन से क्या बताती है कि ओमेगा कोणीय वेग से जब परिक्रमण हो रहा है तो उससे कितने एंगल पर वोल्टेज और करंट जो है वो है। तो फेजर एक सदी, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे, फेजर एक सदिश राशि है जो मूल बिंदु के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से परिक्रमण करती है। किसी क्षण पर फेजर सदिश विभवांतर एवं धारा के तात्क्षणिक मान प्रदान करते हैं। दोबारा बता देता हूं मैं, इस तरह से लिख सकते हैं आप, फेजर एक सदिश राशि है जो मूल बिंदु के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से परिक्रमण करती है। किसी क्षण फेजर सदिश विभवांतर एवं धारा के तात्क्षणिक मान हमें प्रदान करता है। तो ये दोनों ग्राफ हो गए, फेजर ग्राफ हो गया, समय ग्राफ हो गया, सभी में हम ये बनाएंगे। तो सभी में आप एक बार फिर इसे देख लें, मैं दिखा देता हूँ दोबारा आपको, कि आप एक बार फिर से ध्यान रखें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं लिखा है तो। बाकी ध्यान रखें, सभी में शुद्ध प्रतिरोध की जगह इस बार हम चेंज कर देंगे वैल्यू, शुद्ध प्रतिरोध की जगह शुद्ध प्रेरक कर देंगे हम, शुद्ध प्रेरक, जहां शुद्ध प्रतिरोध लिखा है यहां पर हम कर देंगे शुद्ध प्रेरक, शुद्ध प्रेरक। अब ये जो प्रेरक है, प्रेरक के लिए हम प्रेरक की कंडीशन ले लेंगे, प्रेरक का मतलब प्रेरण कुंडली, नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, तो वो कंडीशन ले लेंगे। तब भी हमें क्या करना है, वोल्टेज की इक्वेशन देखो सभी में आपको ये रखनी है। अब हमें करंट के साथ इसका रिलेशन देखना है, तो जब हमने रेजिस्टर लगाया तो हमें पता है कि V = IR से हम इसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो करंट की इक्वेशन सोल्व कर लेंगे। जब हम इंडक्टर लगाएंगे, प्रेरण कुंडली लगाएंगे, तो हमें पता है कि वहां फैराडे का नियम लगता है,
तो फेराडे के नियम से हम उसके अंदर आई की वैल्यू आती है, आई डी आई अपॉन डी टी फॉर्म आती है वहां, तो वहां से हम आई सोल्व करेंगे, आई का मान प्राप्त करेंगे, फिर उन दोनों में रिलेशन देखेंगे वोल्टेज में और करंट में, और फिर हमें देखेंगे कि वोल्टेज और करंट में क्या फेज डिफरेंस होता है, क्या परिवर्तन होता है। तो ये आप इसको अच्छी तरह से लिख लें, समझ लें, नोट कर लें। तीनों टॉपिक महत्वपूर्ण है इसलिए भी क्योंकि फिर आगे एलसीआर को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इन तीनों को अच्छी तरह समझ लें डे वाइज। अभी हम 114 में इसकी बात कर रहे हैं, शुद्ध प्रतिरोध की बात की हमने। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रेरक के बारे में। तो आप इसको पढ़ते रहे, रिवाइज जरूर करें, साथ साथ नोट्स बनाएं। थैंक यू।